नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। किशोर अजवानी बताएंगे काले धन पर खोदा पहाड़, निकली चुहिया। सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में सिर्फ 3 नाम, प्रदीप बर्मन, पंकज लोढ़िया और राधा टिम्लो के नामों का खुलासा, लेकिन रकम का जिक्र नहीं। रक्षत सिंह बताएंगे काले धन पर सरकार के लगाए आरोपों पर प्रदीप बर्मन ने कहा विदेश में खाता रखना गुनाह नहीं। पंकज लोढ़िया ने कहा मेरे तो स्विस बैंक में अकाउंट ही नहीं। और राधा ने कहा एफिडेविट देकर ही कोई प्रतिक्रिया दूंगी। जितेंद्र दीक्षित बताएंगे इंडिया के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने कराची से हटाया, अफगानिस्तान की सीमा पर दाऊद को छिपाया। और प्रकाश सिन्हा बताएंगे वर्धमान ब्लास्ट के बाद जांच का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंचे अजीत डोभाल। पहली बार किसी ब्लास्ट साइट पर पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी की मुलाकात। और हम आपको यह भी बता दें कि आप हमारे रिपोर्टर्स से सीधे जुड़ सकते हैं उनके ट्विटर हैंडल्स के जरिए जो लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। मगर आइए आगाज करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। खोदा पहाड़, निकली चुहिया। काले धन पर बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी सरकार ने बताए हैं सिर्फ 3 नाम। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनका विदेशों में काला धन है। डाबर ग्रुप के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन, राजकोट के सर्राफा कारोबारी पंकज लोढ़िया और गोवा की खनन कारोबारी राधा टिम्लो। जी हां, यही वो 3 चेहरे हैं जिनके नाम मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिए हैं। काले धन के मुद्दे पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि इन लोगों का विदेशी बैंक में काला धन जमा है। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया कि किसका कितना काला धन विदेशी बैंकों में जमा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया है कि वो जल्द ही कुछ और लोगों के नाम सार्वजनिक करेगी। सरकार ने कहा है हमारा स्विट्जरलैंड के साथ करार हुआ है। स्विस सरकार हमें नई जानकारियां देने के लिए तैयार हो गई है। बहुत जल्द ये जानकारी मिलेगी और जांच के बाद हम सुप्रीम कोर्ट को उन तमाम लोगों के नाम बताएंगे जिनके खिलाफ सबूत मिलते हैं। सिर्फ 3 काले धन वालों का नाम बताने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम बताए जाएंगे जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से विदेशों में खाता खोला है। विदेशों में जमा काले धन के मसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया नया हलफनामा। विदेशों में काला धन रखने वाले सिर्फ 3 आरोपियों के बताए नाम। माना जा रहा है कि भारत सरकार को विदेशों से सैकड़ों ऐसे भारतीयों की लिस्ट मिली है जिनके अकाउंट विदेशों में है, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से जिन नामों को सरकार हासिल कर चुकी है उन्हें सीधे सीधे अदालत को नहीं बताया जा सकता तब तक जब तक कि जांच के बाद इनमें से किसी के ऊपर टैक्स चोरी और अवैध तरीके से संपत्ति रखने का आरोप साबित होता नजर न आए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि उसने स्विट्जरलैंड की सरकार के साथ नया समझौता किया है जिसके बाद वहां से खाता धारकों की जानकारी भारत को मिलेगी। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। विदेशों में काला धन जमा करने वाले जिन लोगों के नाम सरकार ने उजागर किए हैं उसमें डाबर इंडिया के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन का नाम भी शामिल है। 72 साल के प्रदीप बर्मन डाबर इंडिया के मालिक बर्मन परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो फिलहाल डाबर इंडिया में किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन पहले कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक रह चुके हैं। डाबर इंडिया ने काला धन रखने वालों की सूची में प्रदीप बर्मन का नाम सामने आने पर बयान जारी करके सफाई दी है। इस बयान में कहा गया है प्रदीप बर्मन का खाता उस वक्त खुला था जब वो NRI थे और कानून उन्हें इसकी इजाज़त देता है। हमने सभी कानूनों का पालन करते हुए इस खाते से जुड़ी जानकारी अपनी तरफ से आयकर विभाग को दे दी है और ज़रूरी टैक्स भी जमा किए हैं। बर्मन परिवार कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊंचे मानदंडों पर अमल करने के लिए प्रतिबद्ध है और कामकाज के हर स्तर पर नैतिकता का पालन करता है। डाबर की तरफ से जारी बयान में अफसोस जाहिर किया गया है कि विदेश में बैंक खाता रखने वाले सभी लोगों को एक ही तराजू से तोला जा रहा है। विदेशों में काला धन रखने वालों के जो नाम आज सरकार ने उजागर किए हैं उनमें गुजरात के कारोबारी पंकज लोढ़िया भी शामिल हैं। पंकज लोढ़िया राजकोट के बड़े सर्राफा कारोबारी हैं। उनकी कंपनियों के नाम हैं श्री जी ऑर्नामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री जी ट्रेडिंग कंपनी। तत्व डायमंड ज्वेलरी के नाम से उनके शोरूम भी हैं। सर्राफा कारोबार के अलावा पंकज रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते हैं। पंकज खुद को बेगुनाह बताते हुए दावा कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में उनका कोई खाता नहीं है। I don't have any Swiss account, so I don't have the actually right now जब आप मुझे बोल रहे हैं तब मुझे
ये सब पता चलता है, लेकिन आई डोंट हैव एनी स्विस अकाउंट। वॉट एवर द प्रोसिक्यूशन वी विल जस्ट रिप्लाई। और हमारा ऐसा कुछ है नहीं, जो भी है हमने बुक्स में जो है वो सब दिखा दिया है, और जो भी है हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। विदेश में काला धन रखने वाले जिन कारोबारियों का नाम सरकार ने जारी किया है, उसमें गोवा की कारोबारी राधा टिब्लो भी शामिल है। राधा एस टिब्लो गोवा की माइनिंग कंपनी टिब्लो प्राइवेट लिमिटेड की मालकिन है। राधा टिब्लो ये तो मानती हैं कि उनके यहाँ छापेमारी और जांच की कार्रवाई हुई थी, लेकिन हलफनामे में अपना नाम आने के बारे में वो कोई सीधा जवाब नहीं दे रही। At different times there were some searches, raids and everything, but we have to see the affidavit, on what basis this affidavit our name has come. So what were the past queries about? That let me see the affidavit. I will definitely come back with a proper press note. काले धन के आरोपी राधा टिब्लो ने बीजेपी को 9 बार और कांग्रेस को 3 बार दिया था चंदा। एनजीओ एडीआर का खुलासा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक 2004, 2005 और 2011-12 के बीच टिब्लो प्राइवेट लिमिटेड ने बीजेपी को 9 बार चंदा दिया। कुल मिलाकर ये चंदा 1 करोड़ 18 लाख रुपए का है। टिब्लो ने इस दौरान कांग्रेस को भी 3 बार चंदा दिया। कांग्रेस को कुल 65 लाख रुपए चंदा दिया गया। एडीआर के मुताबिक काले धन के एक और आरोपी चमन भाई लोढ़िया ने साल 2011-12 में बीजेपी को 51,000 रुपए का चंदा दिया था। इन लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पैसे खिला रखे हैं। जिन लोगों के स्विस बैंक के अकाउंट्स में नाम है, ये टिम्बोलो ने बीजेपी को पैसे दे रखे हैं, कांग्रेस को भी। ये तो 1 नंबर का पैसा है, अभी 2 नंबर का पता नहीं कितना दिया होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही इस चंदे का खुलासा चुनाव आयोग के सामने किया था। एडीआर ने उसी रिपोर्ट के आधार पर ये तथ्य पेश किए हैं। काले धन मामले पर केंद्र सरकार के हलफनामे पर, जिसमें केंद्र सरकार ने 3 नामों का जिक्र किया है, देश के वरिष्ठ वकील और याचिकाकर्ता राम जेठमलानी ने उसको देश के साथ मजाक करार दिया है। राम जेठमलानी ने कहा कि ये तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा हाल है। To put it in one line, it's a case of a mountain in labor producing a mouse. The mouse has been produced by the Ministry of Finance and the Attorney General. Go and ask them what they have to say about the mouse. I have nothing further to say except this, that ultimately the protector of human rights of this nation, unfortunate nation, is the Supreme Court of India. I have great hope that the Supreme Court will rise to the occasion and do the needful. काले धन के मसले पर राम जेठमलानी लगातार सरकार का विरोध करते आ रहे हैं। राम जेठमलानी का यही कहना है कि इस मामले पर यूपीए और एनडीए में कोई फर्क नहीं है। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि कोई कानूनी बाधा नहीं है। ये लिस्ट हमें 2 सरकारों से मिली है, एक फ्रांस और दूसरा जर्मनी। इन दोनों देशों ने अपने आप स्वयं ये लिस्ट भारत सरकार को भेजा, तो इसीलिए कोई ऐसी कानून हो नहीं सकती हमें रोकने के लिए। अब सरकार की मंशा क्या है और क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानता। ये 50,000 इलीगल ट्रांजैक्शन से 800 लोगों के नाम नहीं है, ऐसे तो बहुत से लोग हैं और उनके हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए जमा है। करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बाहर है और 900 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश के अंदर काला धन जमा हुआ है। करीब 1000 लाख करोड़ के काले धन की अर्थव्यवस्था, माने ये काले धन की अर्थव्यवस्था ना होते तो हिंदुस्तान 10 गुना ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होता, अमेरिका से करीब 1.5 गुना और चीन से करीब 2 गुना ज्यादा ताकतवर अपना मुल्क होता। विदेशों में काला धन जमा करने वाले 3 आरोपियों के नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपे दिए जाने को लेकर बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करना जानती है, ये उसने दिखा दिया है। आज हिंदुस्तान की राजनीति में काले धन के धारकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आरंभ से ही इस युद्ध को छेड़ा था, आज उस युद्ध के अंजाम को हम देख रहे हैं। जो प्रतिज्ञा भारत सरकार ने, जो प्रतिज्ञा भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किया था, उस प्रतिज्ञा को, उस वचन को आज सरकार निभा रही है। काले धन पर केंद्र सरकार के हलफनामे पर कांग्रेस ने उठाए हैं सवाल। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने 3 नाम बताकर कोई नया काम नहीं किया है।
बाकी के भी नाम पता हैं तो सरकार पता क्यों नहीं रही है? देखिए कुछ नहीं, ये तो 3-4 नाम पहले भी आ चुके हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो यही बताया था कि जो कई नाम हैं जिनकी पे तहकीकात की जा रही है उनमें ये नाम भी थे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि जब तक हम इस बात को नहीं स्थापित कर लेते कि ये गलत पैसा उन्होंने जमा किया है या टैक्स इविजन है, तब तक हम नामों का खुलासा नहीं कर सकते। तो प्रणब मुखर्जी साहब ने जब वो वित्त मंत्री थे, उसके बाद चिदम्बरम साहब ने भी यही कहा था। हम तो ये चाहेंगे कि जो बाकी 300-350 नाम ये कह रहे हैं उसके बारे में बताएं, क्या उसमें तहकीकात कर भी पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। और बड़े दुर्भाग्य से वित्त मंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेसियों के नाम है, इसके नाम है, उसके नाम पे, किसी के भी नाम हो आप नाम तो सामने लाइए ना। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार को नामों का खुलासा करने में राजनीति नहीं करनी चाहिए। काले धन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बड़ी हस्तियों पर लगाया है आरोप। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और नरेश गोयल समेत 15 लोगों के गिनाए नाम। मुकेश धीरूभाई अंबानी, अनिल धीरूभाई अंबानी, मोटेक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, संदीप टंडन, अनु टंडन, कोकिला धीरूभाई अंबानी, नरेश कुमार गोयल। बर्मन्स की फैमिली के 3 मेंबर्स हैं, यशोवर्धन बिड़ला, परमिंदर सिंह कालरा, विक्रम धीरानी, प्रवीण सोनी। ये 15 नाम जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं कि इन लोगों के फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं, उन लिस्ट्स में है जिन लिस्ट्स के नाम पहले कांग्रेस नहीं डिस्क्लोज कर रही थी और अब भारतीय जनता पार्टी डिस्क्लोज नहीं कर रही है। केजरीवाल के आरोपों पर अभी तक किसी का भी पक्ष सामने नहीं आ पाया है। सरकार पर आरोप जो भी लग रहे हैं, लेकिन कम से कम काले धन वालों के नाम सामने आने तो शुरू हो गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द और भी बड़े नाम सामने आएंगे। आगे अगली खबर में देखिए, यूपीए सरकार में मंत्री रही परनीत कौर का विदेश में खाता होने से इनकार। कांग्रेसी नेता और पूर्व विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर ने कहा, विदेश में मेरा कोई खाता नहीं। परनीत को लेकर अटकलें लग रही थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रही परनीत कौर ने विदेशी बैंक में खाते होने की अटकलों के बीच एक बयान जारी किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिए जवाब के मद्देनजर मैं ये साफ करना चाहूंगी कि किसी भी विदेशी बैंक में ना कभी मेरा कोई खाता या खाते थे और ना ही कोई खाता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में ये संकेत दिए थे कि काले धन वालों की सूची में यूपीए सरकार के किसी मंत्री का नाम हो सकता है। सरकार ने अब तक विदेशों में काला धन रखने वाले सिर्फ 3 लोगों के नामों का ही खुलासा किया है, लेकिन न्यूज चैनल एनडीटीवी के मुताबिक जांच के दायरे में कई और नाम भी हैं। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि कांग्रेस से जुड़े 4 नेताओं के नाम काले धन के जांच के दायरे में है। इनमें एक नाम यूपीए सरकार में राज्य मंत्री रहे नेता का है। चैनल के मुताबिक महाराष्ट्र के एक दिग्गज राजनीतिक परिवार के 2 लोगों के खिलाफ भी जांच हो रही है। इनमें उस दिग्गज नेता का बेटा भी शामिल है। एनडीटीवी के मुताबिक सूत्रों ने यूपी के एक पूर्व सांसद के खिलाफ जांच किए जाने का दावा भी किया है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कल मुंबई में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। शाम 4 बजे होने वाली बैठक में विधायक चुनेंगे अपना नेता। कल शाम मुंबई में बीजेपी के विधायक बैठेंगे तो मुख्यमंत्री को लेकर अंतिम फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री के लिए अभी तक महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। कल होने वाली बैठक के बाद मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर शिवसेना और बीजेपी में बातचीत जारी है। शिवसेना के सरकार में शामिल होने को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई। महाराष्ट्र में कल बीजेपी की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जाएंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, जो कि जाना जाता है मुख्य तौर पर क्रिकेट के लिए, पर इसी मैदान को बीजेपी के नए सरकार के स्थापना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 31 तारीख को शाम 4 बजे यहां पर महाराष्ट्र की नई सरकार शपथ लेगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी के जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम को उपस्थित रहेंगे और लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही कड़ी रखी जाएगी। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था और उसी की तैयारी के लिए पुलिसकर्मी, प्रोटोकॉल के वरिष्ठ अधिकारी और उसी के साथ बीजेपी के नेता जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री शायद देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। वो
शपथ लेंगे इसी मैदान पर। शरद पवार की पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने में मदद करेगी, लेकिन सीधे तौर पर समर्थन देकर नहीं। एनसीपी ने कहा कि अगर बीजेपी ने अल्पमत सरकार बनाई तो उनके विधायक बहुमत परीक्षण के समय गैर हाजिर रहकर सरकार की मदद करेंगे। हम किसी भी सरकार का महाराष्ट्र में अंग नहीं बनना चाहते। कोई बहुमत की सरकार बनेगी तो हमें खुशी होगी। अगर कोई अल्पमत की सरकार हो तो हम उस सरकार को गिराने की कोई भूमिका नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है, उसको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। जनता ने उन्हें चुना है। हमें भले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया, ये भी हम जानते हैं, लेकिन स्थिर सरकार बने, यहाँ पे कोई दिल्ली जैसी परिस्थिति निर्माण न हो। पहले दिन हमने ये फैसला किया था और उसी फैसले पे हम कायम हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स से यही कहा कि बहुमत परीक्षण होने पर एनसीपी वोट नहीं डालेगी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया हुड्डा सरकार के फैसलों की समीक्षा का ऐलान। खट्टर ने कहा वही फैसले आगे बढ़ाए जाएंगे जो राज्य के हित में होंगे। पिछली सरकार ने जो भी घोषणाएं की हैं और जो अभी प्रोसेस में है, उन सबको रिव्यू किया जाएगा। जो प्रदेश की जनता के हित में होंगी उनको चालू रखा जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे की जांच को लेकर खट्टर ने कहा कि वो बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। हम किसी बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, लेकिन जितनी भी शिकायतें हैं उन शिकायतों के आधार के ऊपर निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। खट्टर ने सरकारी पदों पर चल रही नियुक्तियों को अगले आदेश तक रोकने का फैसला लिया है। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार का विस्तार, 4 कैबिनेट समेत कुल 14 मंत्रियों ने ली शपथ। पिछले साल दिसंबर में सरकार बनने के बाद आज पहली बार सीएम वसुंधरा राजे ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। कुल 14 मंत्रियों में जिन 4 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है वो हैं झोटवाड़ा से विधायक राजपाल सिंह शेखावत, राजसमंद से विधायक किरण माहेश्वरी, जैतारण से विधायक सुरेंद्र गोयल और हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर राम प्रताप। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजस्थान सरकार में सिर्फ 12 मंत्री थे। खुद सीएम वसुंधरा राजे के पास 47 विभाग थे। बर्दवान ब्लास्ट केस की जांच के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पश्चिम बंगाल के बर्दवान पहुंचे। ये पहली बार है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस तरह के किसी मामले की जांच के लिए खुद पहुंचे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एनएसजी चीफ जेएन चौधरी और आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेष सचिव प्रकाश मिश्रा भी बर्दवान पहुंचे। इन लोगों ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के साथ बैठक कर धमाकों के मामले में अब तक की जांच और हालात की जानकारी ली। 2 अक्टूबर को बर्दवान के घर में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 संदिग्ध आतंकियों की मौत हुई थी। उसके बाद से ही पश्चिम बंगाल सरकार पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लग रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और उन्हें राज्य में बढ़ते आतंकवाद के खतरे से आगाह किया। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ऐसे ही नहीं पश्चिम बंगाल पहुंचे। दरअसल अलकायदा वहां तेजी से जड़ें फैला रहा है और इसी के चलते पिछले कुछ दिनों में वहां से बड़ी तादाद में बम बरामद भी हुए हैं। इसी महीने की 2 अक्टूबर को बर्दवान के एक घर में हुए धमाके में जिन 2 लोगों की मौत हुई थी, इस मामले में मारे गए दोनों लोगों को आतंकी होने का शक गहरा गया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लग रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार बम मिलने की घटनाएं हो रही हैं। बीरभूम के साकोटर ब्लॉक में इसी हेल्थ सेंटर में पिछले हफ्ते 200 बमों का जखीरा बरामद होने से पूरे देश में सनसनी मच गई थी। इसके अलावा मालदा से 100, पुरुलिया से 100 और मिदनापुर से 39 बम बरामद हुए थे। दरअसल भारत की पूर्वी सीमा से भारत में घुसना आसान है, इसीलिए अलकायदा ने पूर्वी सीमा को चुना है जहां से अपने पैर फैलाए जाए भारत में। लेकिन भारत ने जो कड़े कदम उठाए हैं, इससे अलकायदा को वहां पैर जमाना मुश्किल होगा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कहा हर सांप्रदायिक झगड़ों में बीजेपी या उसके संगठन शामिल। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि समुदायों के बीच झगड़ा एक साजिश के तहत शुरू किया जा रहा है। हम पिछले 5 महीनों से ऐसी वारदातों के संदर्भ में कभी किसी बीजेपी एमएलए या बीजेपी एमपी का नाम सुनते हैं, कभी वीएचपी के किसी पदासीन व्यक्ति का नाम सुनते हैं,
कभी आरएसएस के ऑफिस बेरर का नाम सुनते हैं। इस सब में एक षड्यंत्र है और हम स्वतंत्र व्यक्ति या संस्था द्वारा इसकी व्यापक जांच की मांग करते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी त्रिलोकपुरी मामले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। त्रिलोकपुरी में दिवाली के दिन दो समुदायों के बीच आपसी तनाव में भड़की हिंसा से 35 लोग जख्मी हुए थे। पुणे के उद्योगपति अजय चोरडिया ने की खुदकुशी, अपने ही होटल के कमरे में लगाई खुद को फांसी। पुणे के चिंचवड़ के इसी डबल ट्री होटल में पंचशील ग्रुप के डायरेक्टर अजय चोरडिया ने खुद को फांसी लगा ली। 48 साल के अजय चोरडिया ने आज दोपहर में आत्महत्या की। आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं है। अजय चोरडिया और उनके भाई अतुल चोरडिया का पुणे में रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और आईटी सेक्टर में बड़ा कारोबार है। दिल्ली में लड़कियां नहीं है महफूज, ताज़ा मामला सामने आया है दिल्ली के मुखर्जी नगर में, जहां पर नॉर्थ ईस्ट की लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की नागालैंड की रहने वाली है और उसकी उम्र करीब 23 या 24 साल बताई जा रही है। लड़की का आरोप है कि लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ उसके दोस्त ने करीब 4 महीने तक बलात्कार किया, उसे मानसिक तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया। जानकारी ये भी मिल रही है कि लड़की की दोस्ती लड़के से फेसबुक के जरिए हुई थी। आपको बता दें जिस लड़के पर आरोप लगा है वो नाइजीरिया का रहने वाला है, नाइजीरियन है। लड़के ने लड़की को बिजनेस में शामिल करने की बात कहकर दिल्ली आने को कहा। जब वो दिल्ली आई दोनों साथ रहने लगे, दोनों में प्यार भी था, लेकिन बाद में लड़की का कहना है कि शादी का झांसा देकर करीब 4 महीने तक उसके साथ बलात्कार करता रहा लड़का। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी लड़का जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की जाँच जारी है।